नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इन सबके बीच देश में सबसे बड़ा सवाल यह आंकड़ा कब और कहां जाकर किस रूप में थमेगा। आपको बता दें, बीते 24 घंटों का बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जहां पर 3,52,991 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ये भयावह आंकड़े हैं जो यकीनन हिंदुस्तान की परेशानी को बढ़ाने वाले हैं। इन सबके बीच युद्ध स्तर पर कामकाज भी शुरू हो चुका है। सरकार की अपनी तैयारी, अपने दावे, अपने वादे, लेकिन इन सब के बीच अस्पतालों के बाहर जो कतारें लगी हुई हैं वो बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल दंगल में आज हम यही करने वाले हैं कि जब बढ़ने लगी है महामारी तो फिर क्या है हमारे देश की तैयारी, क्या है सरकारों की तैयारी, क्या है इस सिस्टम की तैयारी। अपने मेहमानों के साथ खास चर्चा हम करें उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की रफ्तार रोजाना नई बाउंड्री को पार कर रही है। 25 अप्रैल को कोरोना के नए केस 3.5 लाख के पार हो गए हैं और मरने वालों की तादाद 2800 के ऊपर पहुंच गई। कोविड की ये लहर अभी यहीं थमती नजर नहीं आ रही है। अभी ही हालात काबू से बाहर हैं, तो आगे क्या होगा। मौजूदा परिस्थितियों से लड़ने के लिए SOS संदेश राज्य सरकारें केंद्र को भेज रही हैं, तो केंद्र को दुनिया की मदद लेनी पड़ रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच रायपुर से 64 टन ऑक्सीजन के साथ 4 टैंकर रेलवे के ऑक्सीजन एक्सप्रेस के साथ रवाना हो चुके हैं। इस बीच दिल्ली छतरपुर में DRDO का 500 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर शुरू हो गया है, लेकिन यहां भर्ती होने के लिए जिला के निगरानी अधिकारियों की मंजूरी जरूरी है। 500 बिस्तरों की ऑक्सीजन सुविधा वाले सरदार पटेल कोविड सेंटर की शुरुआत तो यहां छतरपुर में हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं 500 से ज्यादा जो यहां पर लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। DRDO लखनऊ में भी 500 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल तेजी से बनाने में जुटा है। कोरोना मरीजों को इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की दिक्कत हो रही है तो वो है ऑक्सीजन वाला बेड। ऑक्सीजन की भी किल्लत है, लेकिन लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ में जहां DRDO अपना अस्पताल बना रहा है, हम उस जगह पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, ये अस्पताल युद्ध स्तर पर इस वक्त इसे बनाया जा रहा है। 500 बेड का ये ऐसा अस्पताल होगा जिसमें सभी सुविधाएं, वेंटिलेटर और जो L2 लेवल के हॉस्पिटल हैं, ये पूरा का पूरा होगा। वैसे तो कोरोना की लहर लगभग पूरे देश को चपेट में ले चुकी है, लेकिन कुछ राज्यों पर ज्यादा असर है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र है, जहां बीते एक दिन में 66,191 नए केस आए। उत्तर प्रदेश में 35,311 नए केस आए। कर्नाटक में 34,804 नए केस आए। केरल में 28,469 नए केस आए। दिल्ली में 22,933 नए केस आए। मध्य प्रदेश में 13,601 नए केस आए, जबकि छत्तीसगढ़ में 12,666 नए केस आए। इस हालात से युद्ध स्तर पर निपटना इन राज्यों के लिए भी बड़ी चुनौती है। आइसोलेशन वार्ड एक तरीके से बनाया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय सेना की तरफ से। 3EME सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं एक्सक्लूसिव आज तक पर कि कैसे अब सेना यहां पर कोरोना के जो मरीज होंगे उन्हें आइसोलेट करके रखेगी, और ना केवल हल्के सिम्टम वाले बल्कि जो गंभीर रूप से कोरोना से जो पीड़ित होंगे, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, उन्हें भी यहां रखा जाएगा। हालात को संभालना आसान नहीं है। हालांकि अमेरिका समेत कई देशों ने मदद की पेशकश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया, जिस तरह महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका की मदद की थी, उसी तरह जरूरत के इस वक्त में हम भारत की मदद करने को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन ने भारत की मदद के लिए 600 से ज्यादा जरूरी चिकित्सा उपकरण भेजने का फैसला किया है। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान दुबई से ऑक्सीजन कंटेनर लेकर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।
मौजूदा जो हालात हैं आखिर वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? तमाम जो इंतजामात हो रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तान में आबादी के लिहाज से ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है? आगे क्या होगा जब 15 मई, आपको बता दें कि माना यह जा रहा है कि उस समय वेव और ज्यादा तेज होगा और उसके बाद संक्रमितों की संख्या और ज्यादा बढ़ती भी चली जाएगी। इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से रागिनी नायक हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ देश के जाने माने बड़े डॉक्टर्स भी जुड़ चुके हैं। एम्स से न्यूरो साइंस सेंटर की चीफ डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ हैं। राजधानी दिल्ली एसडीएमसी के सीएमओ डॉक्टर राकेश नाथ प्रसाद इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और साथ ही रेडिक्स अस्पताल के सीएमडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रवि मलिक। इन तमाम लोगों से चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन गौरव भाटिया आपसे ही पहले बात करते हुए, चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की किल्लत के मुद्दे पर एक बार फिर से फटकार लगाई है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, लगातार दिल्ली हाईकोर्ट को इस तरह की तल्ख जुबान का प्रयोग क्यों करना पड़ रहा है? सरकारें इतनी उदासीन नहीं रहती तो आज ये हालात नहीं होते। क्या है आपकी तैयारी मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए? आज की तारीख में हिंदुस्तान कहां खड़ा है? गौरव भाटिया। चित्रा जी, सबसे पहले तो आप देखिए किस तरह से युद्ध स्तर पे आपने खुद बताया कि चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे लखनऊ में हो और विभिन्न और प्रदेशों में भी काम चल रहा है कि किस तरह से बेड, ऑक्सीजन की सप्लाई, वेंटिलेटर और दवाइयों का पूरी तरह से हम लोग जो है इंतजाम करें। और सकारात्मक बात पहले कर ले, उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, दिल्ली पे भी मैं आऊंगा। हम जब बात कर रहे हैं तो ये कल ही की बात है, 551 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी की आज बैठक जो है सेना के अधिकारियों से भी हो रही थी, किस तरह से सेना के डॉक्टर और जो भी उनके पास अपने बेड्स हैं और बाकी इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल नागरिकों के लिए किया जाए। और इसी के साथ आप देखिए कि विदेशों से भी अब मदद आ रही है। आपने देखा किस तरह से क्रायोजेनिक टैंक्स, जिसकी दिल्ली सरकार ने भी कहा था कमी है, वो हमने बहुत कम समय में मंगवाए हैं। और आप अमेरिका सामने आया है, वेंटिलेटर्स देगा, मेडिकल इक्विपमेंट देगा। यूनाइटेड किंगडम ने भी कहा है। यह दर्शाता है कि भारत जो भी हमारे अपने रिसोर्सेज हैं उसका पूरा इस्तेमाल करेगा और हर एक इंसान की जान बचानी जरूरी है। लेकिन मैं आपके चैनल पे एक बात जरूर कहूंगा, ये बात रखने के बाद आप एक लाइन में ये भी बता दीजिए कि ये जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे ये कब तक लग जाएंगे? जब इमारत में आग लगी हो, बगल में हम कुआं खोदते हुए नजर आए, इससे इमारत में लगी आग को बुझा पाएंगे क्या हम? नहीं चित्रा जी, शायद इन तथ्यों को भी आपको जानना होगा। जो मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई है ना, ये 3300 मेट्रिक टन बढ़ाई गई थी और ये इसी सरकार ने किया था। इससे पहले ये 3300 मेट्रिक टन कम होती थी। दूसरी बात, आगे कभी ऐसी परेशानी ना आए उसकी भी तो तैयारी साथ साथ होगी ना। ये जो बेड लगे हैं 2-3 दिन के, कम समय में उत्तर प्रदेश में भी बेड बढ़ाए गए हैं, दिल्ली के लिए भी बेड बढ़ाए जा रहे हैं। ये खुद में दर्शाता है कि ये लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग आगे की भी तैयारी कर रहे हैं। और एक सवाल मैं आपसे जरूर कहूंगा, पूछिएगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, दिल्ली हाईकोर्ट ने किसको फटकार लगाई है? आप आदेश देखिए जो 24 तारीख का है और आज की भी जो बेंच की ओरल ऑब्जर्वेशंस है। दिल्ली की निठल्ली निकम्मी सरकार, इनको हमने ऑक्सीजन सप्लाई का कोटा दे दिया। आपको मालूम है ये किसकी जिम्मेदारी है कि उसके बाद वो सप्लाई लेके अस्पतालों तक दे, क्योंकि स्वास्थ्य जो है स्टेट सब्जेक्ट है, दिल्ली सरकार की है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि आपने पर्याप्त मात्रा में तैयारी, चुनावों के दौरान सुन लेंगे। लेकिन राघव चड्ढा आज लड़ने का नहीं, मिलकर काम करने का वक्त है। अगर उनके पास टैंकर की कमी है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप केंद्र में हैं, आप ज्यादा ताकतवर हैं, आप तो यूं चुटकियों में चाहेंगे तो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं, इस वजह से राघव चड्ढा इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि निकम्मी सरकार है, इस वजह से ये दुर्दशा है राजधानी दिल्ली की। राघव चड्ढा, पहली चीज तो यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने ऑर्डर के माध्यम से भी और ओरल ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से भी कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की दहलीज पर लाकर ऑक्सीजन को छोड़ना, क्योंकि दिल्ली एक इंडस्ट्री स्टेट नहीं है। दिल्ली में ऑक्सीजन का उत्पाद नहीं होता है। बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में जहां फैक्ट्रियां हैं वहां उत्पाद होता है, नंबर 1। नंबर 2,
लाने के लिए कोई पानी के टैंकर में डालकर आप ऑक्सीजन नहीं ला सकते। इसके लिए एक स्पेशल क्रायोजेनिक टैंकर चाहिए होता है। जब दिल्ली में इंडस्ट्री नहीं तो दिल्ली में क्रायोजेनिक टैंकर भी नहीं, वो टैंकर की भी जिम्मेदारी केंद्र की है लाने की। ये तो स्पष्ट शब्दों में कहा। दिल्ली सरकार को इतना कहा कि आप केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करें। पहली भी जब वेव आई थी तो अरविंद केजरीवाल जी गृह मंत्री जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम थे और हम आज भी करना चाहते हैं। मैं कोई लड़ाई लड़ने के मकसद से इस चैनल पे नहीं आया हूं। ये हमें निकम्मा कहें, निठल्ला कहें, अरे भाई दिल्ली के 7 सांसद तो 2014 में आपके जिताए, 19 में आपके जिताए। आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ दें? आज अरविंद केजरीवाल जी को आपके सामने चाहे गिड़गिड़ाना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े या जबरदस्ती, अगर उन्हीं की जिम्मेदारी बनती तो फिर दिल्ली के लोगों ने आपको क्यों चुना होता? और इसी अप्रैल के पहले हफ्ते में लगातार आप लोग कह रहे थे कि ऑक्सीजन का सिलेंडर हम गेट गेट तक पहुंचाएंगे, किसी को अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दिल्ली के लोगों को इन्हीं के ऊपर सब कुछ डालना था तो फिर दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की क्या जरूरत थी? थोड़ा इतनी इट्स नॉट सो ब्लैक एंड व्हाइट, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ऑक्सीजन सिलेंडर और हाई फ्लो ऑक्सीजन में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिस आदमी की पल्स 91, 92, 93 पर है, उसे तो आप घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर उसे ठीक कर सकते हो। लेकिन जब आपकी 90 से नीचे हो जाता है ऑक्सीजन रेट, तो आपको हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए, जो अस्पतालों में पाइप के थ्रू, मशीन के थ्रू दिया जाता है। हाई फ्लो ऑक्सीजन में आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, मुझे समय दीजिएगा, मुझे अक्सर समय मिलता नहीं है चित्रा जी। 700 मीट्रिक टन की दिल्ली की प्यास है ऑक्सीजन की, अगर अस्पताल में लोगों का इलाज करना है। केंद्र सरकार ने हमें मात्र 378 मीट्रिक टन दिया। हमने हाथ जोड़े, झोली फैलाई कि दिल्ली वालों की रक्षा करो। इन्होंने 378 से बढ़ाकर 480 कर दिया, लेकिन 480 भी दिल्ली में नहीं आ रहा है। आज हमारी जो खपत है, जो हमारी मांग है, उसका 50% भी दिल्ली की दहलीज पर लाकर ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है। ये कागजों में आवंटन किया गया है। मैं स्पष्ट शब्दों में चित्रा जी कहना चाहता हूं, हमें कागजी आवंटन नहीं चाहिए। हमें कागजों पे आप 480 मीट्रिक टन दो या 4,80,000 मीट्रिक टन दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप क्रायोजेनिक टैंकर में लाकर दिल्ली की दहलीज पर दीजिए। एक विषय, मैं किसी के बीच में नहीं बोला चित्रा जी, मुझे पूरा करने दीजिए। नंबर दो ध्यान से सुनिए। हम लोग नहीं, हमारे पास बहुत सारे मेहमान हैं, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए प्लीज राघव। मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार ना किया जाए। हम लोग हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने क्या कोशिश करी है? हमें कहते हैं कि ऑक्सीजन हमने दी। हमने हिंदुस्तान के सभी मुख्यमंत्रियों को और उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी कि दिल्ली वालों को ऑक्सीजन चाहिए, आप मुहैया कराइए। आज इनके वकील हाईकोर्ट में कहते हैं कि दिल्ली सरकार को ऐसी कोई चिट्ठी भी नहीं लिखनी चाहिए, इनकी कोई मजाल नहीं ऐसी चिट्ठी लिखें, हम आवंटन करेंगे। ये कौन होते हैं ऑक्सीजन का अपने आप जुगाड़? चलिए ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। रागिनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और चूंकि देश के बड़े डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनेताओं के मुकाबले उनकी बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए जल्दी से हम गौरव एक लाइन में आप जवाब दीजिए। रागिनी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, उसके बाद अपने डॉक्टर्स के पास जाऊंगी। गौरव भाटिया। देखिए चित्रा जी, जहां तक दिल्ली के नागरिकों की बात है ना, आज दिल्ली के नागरिक भी, चाहे महाराष्ट्र में भी हों, वो जानते हैं कि ये जो प्रदेश की सरकारें हैं ये केवल इल्जाम लगाएंगी। वो भी नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही हैं और केंद्र सरकार और हमारी जो भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, हम लोग रात दिन एक करके सुनिश्चित करेंगे कि जान बचाई जाए। और अरविंद केजरीवाल जी खुद धन्यवाद 4 बार दे चुके हैं केंद्र सरकार को। दिल्ली हाईकोर्ट खुद ये कहता है चित्रा जी, अरे उनका दिल बड़ा है। ऑक्सीजन सप्लाई बीच में मैं बोला था, मैं बीच में बोला था क्या? मैं बीच में बोला था, मुझे भी जवाब देना है। अच्छा नहीं, तो आपकी बारी में गौरव जल्दी से अपनी बात। रागिनी भी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, धैर्य से एक बार उनकी भी बात हो जाए प्लीज। जल्दी से अपनी बात खत्म करें गौरव। जल्दी ही करूंगा, धन्यवाद। रागिनी जी, सॉरी चित्रा जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट कम से कम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात से सहमत नहीं है और अरविंद केजरीवाल जी खुद कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार ने पूरी मदद करी है। 3 दिन पहले जो ये कह रहे थे कि बेड और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, उसके बाद पलटी अरविंद केजरीवाल जी ने मारी। और अंत एक बात बस कह के कर दूं, सीएम को जो चिट्ठी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। राजधानी दिल्ली तो महत्वपूर्ण है ही गौरव भाटिया, लेकिन यही जहां आप बैठे हुए हैं ना राजधानी दिल्ली में, उसी से बिल्कुल पास है आगरा, जहां पर एक विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक पत्नी ऑटो के भीतर अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देती है, वो थक जाती है और उनकी गोद में उनका पति प्राण त्याग देता है।
एक शख्स को एम्बुलेंस नहीं मिलता है तो वो अपनी ही गाड़ी पर ऊपर अपने पिता के शव को लेकर जाता है ताकि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके। सर आसपास भी नजर दौड़ाइए, गौरव भाटिया आसपास भी नजर दौड़ाइए। और ये जो जिम्मेदारी और टोपी ट्रांसफर की बात है ना, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों बच नहीं सकती है जवाबदेही से। लेकिन रागिनी नायक, मौजूदा जो वक्त है इसके लिए कौन है जिम्मेदार? रागिनी नायक, मौजूदा देखिए हमने ये तो सुना था कि नौकरी के लिए सिफारिश की जरूरत पड़ती है, ये भी सुना था कि स्कूल के दाखिले के लिए सिफारिश की जरूरत पड़ती है, कभी कभी अस्पताल में एडमिट होने के लिए भी दाखिले की सिफारिश की जरूरत पड़ती है। लेकिन मरने के बाद अंतिम संस्कार के लिए मरघट में जगह मिल जाए इसके लिए सिफारिश लगानी पड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि देश की जनता ने ये सोचा था। और जो पूरे देश में ये मौत का तांडव फैला हुआ है ना, जिसकी रिपोर्टिंग आपने बखूबी की, बहुत बेबाकी के साथ की, उसके लिए आपको साधुवाद। ये 3 कारणों की वजह से है। पहला कारण दूरदृष्टि की कमी, दूसरा कारण आत्ममुग्धता, तीसरा कारण नीति निर्धारण में लगातार गलतियां होना। और इन तीनों की पहली जिम्मेदारी केंद्र सरकार के साथ आती है, क्योंकि देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। इसीलिए ऑक्सीजन को लेकर, वैक्सीन को लेकर, दवाइयों को लेकर, लॉकडाउन को लेकर जो बड़ी स्ट्रैटेजी बनानी है, जो बड़ा नीति निर्धारण है, उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पल्ले में आती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। और इसीलिए केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए ये निर्देश दिया कि जाइए पहले एक राष्ट्रीय नीति बनाकर लाइए। अब मुझे बताइए चित्रा जी कि नाक के ऊपर अगर पानी आ जाएगा और हम हाथ पैर मारना शुरू करेंगे तो क्या बचाया जा सकता है डूबने से? यदि प्यास जब लग जाए पूरे देश को और आप कुआं कूदेगी केंद्र सरकार, तो क्या वो प्यास बुझ सकती है? मैं जानना चाहती हूँ, आज गौरव भाटिया जी ने कहा 551 PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे। भाई अगर लगाए जाएंगे तो इसका मतलब है कि पहली से दूसरी वेव की तैयारी तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसका समय तो निकल गया। और शायद वैसे ही लगाए जाएंगे जैसे 15 लाख रुपए आने थे, जैसे कि 2 करोड़ नौकरी मिलनी थी, जैसे काशी को क्योटो बनाना था, जैसे 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, और जैसे बिहार में चुनाव के वक्त मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की गई थी। अब समस्या ये है चित्रा जी कि मोदी जी के जुमलों के पिटारे से हर कुछ एक दिन में एक नया शगुफा, एक नया नायाब हीरा निकलता है। तो अब 551 ये प्लांट बनाने की घोषणा कर दी गई है। घोषणा नहीं चाहिए थी, देश को नीति चाहिए थी और नीति पे काम चाहिए था। 1 मिनट चित्रा जी, और नीति क्या थी इनकी कि जब हमारा गौरव जल्दी से जवाब दे दीजिए, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी उनके पास भी जाएंगे। ठीक है रागिनी, लोगों को मरना पड़ रहा है और इन्होंने एक्सपोर्ट को दुगना किया। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी शांत कराएंगी तो मैं ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने वाली है, उसके बाद भी इनके कानों पर जू नहीं रहेगी। और आज ये दिल्ली सरकार के साथ तू मैं कर रहे हैं, जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। आपने अपनी बात रख ली, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। चित्रा जी मुझे एक बात राघव चड्ढा से भी पूछने दीजिए, उसके बाद आप दोनों के पास जाएंगे। मैं राघव चड्ढा जी से ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली के अस्पताल इन्होंने घोषणा की थी अपने 70 सूत्रीय कार्यक्रम में कि 40,000 बेड। एक दिल्ली NSUI ने RTI की, पता चला केवल 394 बेड ये बना पाए। क्यों नहीं केजरीवाल जी बताते कि जवाब देना चाहूंगा। कितने चित्रा जी मैं भी जवाब दूंगा। क्यों नहीं बताना चाहते? ऐसे नहीं होगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं भी जवाब दूंगा। दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक में हुए और केंद्र सरकार पैसा देगी, उसके बाद आपको मैनेजमेंट ठीक है रागिनी नायक, आपकी बात हो गई। अब मैं अगर दोनों ही राजनीतिक मेहमानों से इसका जवाब लूंगी। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है, लेकिन पहले डॉक्टर्स की बात हो जाए। गौरव आप भी जवाब दीजिएगा और राघव चड्ढा आप भी जवाब दीजिएगा। ठीक है रागिनी, आपकी भी बात हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी से शासित जो राज्य सरकारें हैं ना, उनको भी अपना एग्जाम्पल देना चाहिए कि देखिए हमने कितनी अच्छी व्यवस्था की। उधर भले ही बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार ने व्यवस्था नहीं की हो, लेकिन हमारे वहां बेहतर स्थिति है। तो डाल मैं पात आपकी भी स्थिति वैसी है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है एक एग्जाम्पल जो कांग्रेस बता सके। बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, कोई राज्य नहीं है आप नहीं गिना सकती हैं। ठीक है, अब मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा निकलते हुए समझ गई आपकी बात, समझ गई रागिनी जी आपकी बात। अब मैं जरा डॉक्टर्स का रुख करना चाहूंगी। 3 जाने माने बड़े डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव थोड़ा सा सम्मान करते हुए मैं फौरन आप लोगों के पास आऊंगी। सबसे पहले आपका रुख करते हुए डॉक्टर राकेश नाथ प्रसाद जी, मौजूदा जो वक्त है वहां पर हिंदुस्तान कहां पर खड़ा दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन की किल्लत से लगातार अस्पताल कराह रहे हैं, हाफ रहे हैं। ये दिक्कतें कब तक दूर हो जाएंगी? साहब एक बड़े अस्पताल से के डॉक्टर हैं, आप बहुत सीनियर हैं, आप देश को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे कि मौजूदा जो किल्लत है, जो दिक्कत है, उसको दूर करने में कितना वक्त अभी लगना है? नमस्कार मैम।
सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा कि करीब करीब 85 से 90% केसेस हमारे माइल्ड टू मॉडरेट केसेस होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से जनता को एक मैसेज देना चाहूंगा कि इन केसेस के लिए जो हॉस्पिटलों में इतनी भीड़ लग रही है, 85 से 90% केसेस घर में ही ठीक हो जाते हैं अनुमान। केवल 10 से 15% केसेस को ऑक्सीजन या क्रिटिकल केयर की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन बन गई है लोगों के बीच में कि हम सबको ऑक्सीजन चाहिए, हम सबको रेमडेसिविर चाहिए, हम सबको टोसिलिजुमैब चाहिए। तो इसकी वजह से इस सभी चीजों की एक पूरा व्यवस्था चरमराने वाली स्थिति में आ गई है। तो मैं सबसे पहले तो एक मैसेज देना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस माइल्ड से मॉडरेट होते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन या क्रिटिकल केयर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वो 10 से 15% केसेस होते भी हैं जो माइल्ड टू क्रिटिकल केयर, उनमें से केवल 5% को आईसीयू एक्सेट्रा की जरूरत पड़ती है। एकदम सच्चाई की बात है। हम लोग खुद कोरोना केयर हॉस्पिटल चला रहे हैं, हम देखते हैं हम लोग जो फेस कर रहे हैं, लेकिन एक पैनिक सा माहौल बन गया है। तो एक ठीक है, व्यवस्था तो खत्म हो ही गई है, लेकिन इन सभी चीजों के बीच में हमें भी बड़ा संयम रखने की जरूरत है और थोड़ा जितने भी प्रशासन एकदम युद्ध जैसी स्थिति आ गई है हमारे देश में, उसको जो लोग कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबों का योगदान होना चाहिए। आप देखिए कि अगर हम लोग 4-5 चीजों पे ध्यान दे दें अच्छे से, अभी भी फिलहाल भी, तो हम लोग बहुत सारे केसेस को रोक सकते हैं। सबसे पहले कि हमारी एक व्यवस्था होनी चाहिए, खासकर दिल्ली में, कि ट्रायज की अच्छी व्यवस्था हो। दूसरी कि हमें कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जितना जल्दी खुल सके वो खोलना चाहिए। हमने एसडीएमसी ने अभी एक प्रयास करके 48 घंटे में तिलक नगर में हमने एक 60 बेड का ऑपरेशन कर दिया है, और उसकी वजह से हमने महसूस किया फ्रंट लाइन पे आके कि इसमें मैक्सिमम केसेस ऐसे लोग थे जिनको किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, एक अच्छे कंसल्टेशन की जरूरत थी। तो मैंने महसूस किया कि अच्छी कंसल्टेशन, चाहे वो ई माध्यम से हो, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, इस पे सरकार को बड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए कि अब बहुत आसानी से एक बढ़िया उनकी एक काउंसलिंग हो जाए, उनको बता दिया जाए, क्योंकि टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस डिजीज। तो हम बहुत सारे लोग जो भाग के ऑक्सीजन होर्डिंग कर रहे हैं, बढ़वा के घर में रख रहे हैं, जो मैंने महसूस किया, मैं फर्स्ट लाइन आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो उससे भी एक व्यवस्था, तो देखिए कोई भी व्यवस्था ऐसे में चरमरा जाएगी। इसमें जरूरत है लोगों को डॉक्टरों पे भरोसा करें। हम लोगों पे हम किसी भी कीमत पे जाके लोगों को ठीक करना चाहते हैं। 3-4 चीजें और भी कर सकते हैं, जैसे हमने आप ही लोगों का सहारा है। चाहे कोरोना की फर्स्ट वेव हम सबने देखी थी, चाहे कोरोना की जो मौजूदा सेकेंड वेव हम देख रहे हैं, डॉक्टर्स का ही सहारा है। और तमाम डॉक्टर्स को सैल्यूट जो अपनी जान पर खेलकर 24 घंटे रातों दिन लगातार लगे हुए हैं ताकि वो मरीजों को ठीक कर पाएं। लेकिन जब इंजेक्शन ना मिले, जब दवाइयां ना मिले, जब ऑक्सीजन ही नहीं मिले, तो डॉक्टर्स लगातार कोशिशें करके भी क्या करेंगे। ऐसे में सिस्टम, सरकार को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर पद्मा, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, कोरोना की ये जो सेकेंड वेव है, ये इतनी घातक और खतरनाक क्यों है, ये बातें क्या समझ में आई हैं, और इसको रोकने के लिए जो आम आदमी है वो इस संक्रमण से कैसे बचे मौजूदा वक्त में? डॉक्टर पद्मा, ये हमारी हिस्ट्री भी बताया था चित्रा जी कि पहले जो 100 साल पुराना जो आया था स्पेनिश फ्लू, उसमें भी सेकेंड वेव बहुत खतरनाक थी, बहुत ज्यादा जानलेवा था। तो ये हमें पता था, तो ये सेकेंड वेव एक्सपेक्टेड था। तो ये मैं सुन रही थी आपकी जो शो में ही जो बातचीत हो रही थी, तो ये जंग में शायद अभी ये वक्त नहीं है कि किसकी गलती है, कौन गलती कर रहा है, कौन गलती किया हुआ है। आई थिंक ये जंग में सब मिलकर लड़ना है। एक बार जीत पाने के बाद तब हम पोस्टमार्टम कर सकते हैं ताकि थर्ड वेव ना आए, बिकॉज एटलीस्ट ये हमारे पास वी हैव टू हैव दिस विजन एंड प्रिपेयर्डनेस की थर्ड वेव, बिकॉज थर्ड वेव भी आएगी, ये हमें हिस्ट्री बताया हुआ है। तो उसके लिए वैक्सीनेशन हो, जो भी हो, दैट वी शुड बी प्रिपेयर्ड। नाउ ये इसको कैसे जीतना होगा? नंबर 1, जो ऑक्सीजन की कमी आपने बताया, तो ऑक्सीजन की कमी के लिए एक तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजनेशन का, वो ऑक्सीजन प्रोक्योरमेंट का वो व्यवस्था शुरू हो गई है। सेकंड, जो डिमांड एंड सप्लाई की चेन में जो की सावधानी हो, सो प्रशासन ने उसकी स्ट्रीमलाइनिंग शायद काफी अच्छी तरह किए हुए हैं, बिकॉज नाउ आई एम सीइंग फॉर द लास्ट 2 days की कुछ तो राहत तो मिल रही है। नंबर 3, जो आपके जैसे गुड जर्नलिज्म के आपके जरिए ये भी तो जाना है कि मैसेज की होर्डिंग एंड मिसयूज, मिसअप्रोप्रिएशन ना हो, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया है। एंड नंबर 4, हॉस्पिटल्स में भी ऑप्टिमल यूज, ऑक्सीजन वेस्टेज ना हो,
सबको हाई फ्लो ठीक है नेसल मैम। ऑक्सीजन ही जी। ना लगाए, क्योंकि हाई फ्लो नेसल ऑक्सीजन में 60 लीटर पर मिनट की ऑक्सीजन की ये हो जाती है। इन सब से आई थिंक वी शुड बी एबल बिल्कुल। टू। नाउ एज फार एज मेडिसिन आर ठीक है मैम। कंसर्न, जैसे भी बताया रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, ये बहुत दोनों सारी भी और भी रामबाण नहीं जानकारियां है। हैं जो आप ये डॉक्टर्स से important जानना है। बहुत जरूरी है। शमशान घाटों पर मौतों का अंतहीन सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, जो सरकारी दावों पर लगातार सवाल खड़ा करता हुआ। इन सब के बीच आपको बता दें, कल का जो बड़ा आंकड़ा सामने आया है, 3,52,991 कुल नए केस सामने आए हैं, जबकि 2800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कहां पर कब जाकर रुकेगा ये सिलसिला, ये बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान की मौजूदा वक्त में क्या है तैयारी, इसी बात को लेकर दंगल में लगातार हम बहस कर रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार हर रोज आपसे बातचीत हो रही है, आपने ऑक्सीजन की कमी की भी बात की थी, क्या वो आपूर्ति हो पाई? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि हमारे जो स्टील प्लांट है वहां पर ऑक्सीजन बहुतायत है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं होने के कारण वो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे। इस तरह की भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सर, मौजूदा वक्त में आज की परिस्थिति क्या बयां करती है, खुलकर बताइए डॉक्टर रवि मलिक, क्योंकि लगातार पूरा देश आपको सुन रहा है और ये जान रहा है कि हकीकत वास्तव में क्या है। डॉक्टर रवि। देखिए, मैं इस वक्त शब्दों के शब्दावली में उलझना नहीं चाहूंगा। मैं केवल और केवल एक ही बात के ऊपर जो है फोकस करूंगा, क्योंकि अगर हम इशू को डाइल्यूट कर देंगे तो लोगों की जान बहुत चली जाएगी। तो मैं केवल इस चीज पर फोकस करूंगा कि ऑक्सीजन की कमी से हिंदुस्तान में मौतें नहीं होनी चाहिए, और अगर ऑक्सीजन की कमी है वो तुरंत पूरी होनी चाहिए। अगर डॉक्टर्स ऑक्सीजन की कमी से जूझेंगे तो मरीजों का इलाज क्या करेंगे? अब छोटी सी मैं बात बताऊंगा। अगर आंकड़े ये कहते हैं कि 700 मैट्रिक टन की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और 324 मैट्रिक टन कम आ रही है दिल्ली में ऑक्सीजन, मतलब 378 मैट्रिक टन आ रही है, और 324 टन अगर कम आ रही है तो अब इमेजिन करो, ये मिलीग्राम नहीं है, ग्राम नहीं है, किलोग्राम नहीं है, टन है, टन। 324 टन अगर कम ऑक्सीजन आ रही है तो कितने लोगों की मौत हो रही होगी, या कितने लोगों की ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से उनके ऑर्गन डैमेज हो रहे होंगे। यहां पर एज ए क्लिनिशियन मैं बता दूं, जब भी हम आईसीयू में पेशेंट को रखते हैं, अगर ऑक्सीजन कम चली जाती है तो ब्रेन, किडनी, हार्ट और लिवर के ऊपर भी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। मैं केवल मृत्यु को नहीं देख रहा, मैं ये भी देख रहा हूं हमें लोगों के ऑर्गन्स को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि जब भी पेशेंट शॉक में होता है तो हमारे को मैक्सिमम ऑक्सीजन देनी होती है ताकि इन ऑर्गन्स में डैमेज ना हो। तो सबसे पहली तो चीज है, टाइम इज द एसेंस। शीघ्रता से हमारे को इस चीज को पूरा करना चाहिए। बाकी डिबेटें बाद में कर लेंगे, बाकी उपदेशवादी बाद में कर लेंगे। टाइम इज द एसेंस। इस वक्त बिल्कुल टाइम के हिसाब से जो भी दिल्ली की पूर्ति करनी है, इतने टनों की जो पूर्ति करनी है, मैं तो कह रहा हूं 1 किलो भी ऑक्सीजन कम नहीं होनी चाहिए। टनों की तो बात दूर की है, 1 किलो ऑक्सीजन भी कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, कोई भी मृत्यु आज के बाद, हमारे सब सीनियर लीडर्स इधर बैठे हैं, वो अपनी अपनी पार्टियों में जाके बताएंगे आज के बाद एक भी मृत्यु बिना ऑक्सीजन के इस देश में नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, दुखद बात है। और इमेजिन करो अगर मेरे परिजन को, आपके परिजन को बिना ऑक्सीजन के मृत्यु हो रही है। दूसरी चीज, बहुत सारे अभी बेड्स की भी कमी आ रही है देश भर में। तो कुछ लोग जो है बेचारे घरों में भी ऑक्सीजन लेके बैठे हुए हैं, उनको घरों में ऑक्सीजन चाहिए, अस्पताल वालों को अस्पताल में ऑक्सीजन चाहिए। और एक चीज बता दूं, अगर हम अच्छे से ऑक्सीजन देंगे तो इस बीमारी पे विजय भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल चलाता हूं, आईसीयू भी चलाता हूं। अगर हम ऑक्सीजन की अच्छे से पूर्ति करते हैं तो बहुत सारे मरीजों को हम आईसीयू से भी बचा लेते हैं, उनको हम हाई फ्लो नेजल कैनुला से भी बचा लेते हैं। इससे एक और भी लेसन है, आज तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कल को दवाइयों की भी कमी होगी, और परसों को हेल्थ केयर वर्कर्स की भी कमी होगी। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, वो भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं। उसका भी सरकार अरेंजमेंट करे, चाहे मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स को वो जमीन पे उतारे, आर्मी को जमीन पे उतारे। बहुत सारे ऐसे नॉन मेडिकल काम होते हैं जो हमारे हॉस्पिटल में होते हैं, दे कैन बी टेकन केयर बाय अदर पीपल। तो इन चीजों की भी आने वाले टाइम में शॉर्टेज हो सकती है, इंक्लूडिंग बेड्स। तो मेरा यह मानना है, मैं केवल और केवल चित्रा जी एक ही चीज से कंसर्न हूं कि मृत्यु ऑक्सीजन की वजह से नहीं होनी चाहिए। अब बीजेपी ने पहले क्या किया और आम आदमी ने अब क्या किया, हर व्यक्ति अपनी तरफ से, तो देखो जो भी चुन के आया है वो तो अपनी तरफ से मेहनत कर ही रहा है, तो इसको सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। एक और चीज है, जो हमारी डिबेट है, आज हॉस्पिटल में बैठे हुए पेशेंट्स भी देख रहे हैं। अगर उन्हें पता चलता है कि अगर सपोजिंगली मैं ऑक्सीजन पे हूं और मैं सामने टीवी पे देख रहा हूं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बताइए मेरा क्या हाल होगा। मैं डॉक्टर हूं, मैं नर्स हूं, और मैं अगर देख रहा हूं कि ऑक्सीजन की कमी होगी तो मैं पैनिक में, मेरे तो हाथ पैर फूले रहेंगे। अगर मैं अस्पताल का मालिक हूं और मेरे को ये टेंशन हो जाए कि 6 घंटे में ऑक्सीजन आएगी, 8 में आएगी या इसमें आएगी, तो इसमें समस्या है। तो मैं सोचता हूं पावे स्टेट है, चाहे सेंटर है, चाहे अपोजिशन है, चाहे रूलिंग पार्टी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। सब लोग मिल बैठ के इस सकारात्मक, और हम इसको निपट सकते हैं।
इसको बहुत अच्छे से निपट सकते हैं। अगर ये ऑक्सीजन की पूर्ति हो तो हम डॉक्टर नर्सेस तैयार बैठे हैं, सोल्जर्स की तरह तैयार बैठे हैं। हमारे हाथ में मशीन गन है, देखे तो देखो, हम पेशेंट्स को बचा लेंगे, लेकिन हमारे को असला चाहिए। बताइए गौरव भाटिया, क्या इस बारे में आप आश्वस्त कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से हिंदुस्तान में मौतें नहीं होंगी? देखिए चित्रा जी, डॉक्टर रवि मलिक जी ने जो बात कही, सबसे पहले तो देश भर के जितने डॉक्टर्स हैं, जितनी नर्सेज हैं और जो लोग अपनी जान पे खेल के हमारे नागरिकों की जान बचा रहे हैं, उनको मैं सल्यूट करता हूं। और डॉक्टर साहब, मैं पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूं कि यहाँ पे केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, ये जिम्मेदारी हमारी है। और आप देख रहे हैं किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी हो या भाजपा शासित राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं कि ऑक्सीजन मिले, और आपको मिलेगा भी। आप पेशेंट की जान बचाएं, इसी पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। लेकिन आज ये भी पूछा जाना चाहिए, आपने सही कहा, टाइम इज ऑफ द एसेंस, सबको हाथ में हाथ मिला के कार्य करना है। आज कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, किस मुद्दे पे? उस मुद्दे पे जो 3 कानून है किसानों के और जिस पे रोक लगी हुई है। और मैं सुन रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता को, 3-4 मिनट बोली, क्या एक सकारात्मक बात 5 राज्य कांग्रेस की सरकारें हैं उन्होंने करी? ये तब जब महाराष्ट्र में 832 दुखद मौतें हुई हैं हमारे नागरिकों की, केवल और केवल कमियां बताना। और अब मैं आम आदमी पार्टी से भी कुछ पूछना चाहता हूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? चित्रा जी, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए चित्रा जी, रैशनलाइज करिए, क्योंकि एक ही आदमी बोलता रहे ये आ रही हूँ, बिल्कुल आ रही हूँ, एक बार जल्दी से। ठीक है, ठीक है, गौरव अपनी बात कंप्लीट कर ले। रागिनी, मैं फौरन आ रही हूँ, राघव चड्ढा उसके बाद आपके पास, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल। 2 प्रवक्ताओं ने भाजपा पे सवाल उठाए, तो थोड़ा समय जरूर मिलना चाहिए। चित्रा जी, अब ये हाईकोर्ट ऑर्डर है, मेरी बात ना माने, दिल्ली हाईकोर्ट क्या कह रहा है राघव चड्ढा जरूर मानेंगे। 20 तारीख का ऑर्डर है, उस दिन कहा कि 8 प्लांट अप्रूव हुए ऑक्सीजन के और केवल 1 लगाया गया। क्यों ऐसा हुआ? दूसरी बात, 24 तारीख को स्पष्ट कर दिया गया, ये कहते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है दिल्ली, बाकी जो प्रदेश है ना वहां पे भी कई जगह इंडस्ट्री नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने सारे प्रबंध किए, दिल्ली फेल हो गई। तीसरी बात, आज का अखबार देखिए, ये ऐड दे रहे क्रायोजेनिक टैंक्स के, ये आज का अखबार है। पहली बात, रुपए की पूरी तरह से बर्बादी, ये रुपया तो अस्पताल ऑक्सीजन बेड के लिए होना चाहिए था। और आप सो के जागे, जो पत्र मुख्यमंत्री, ठीक है, मैं समझ गई। दिल्ली हाईकोर्ट का बार बार आप हवाला दे रहे हैं। एमपी हाईकोर्ट की ओर से केंद्र को जो फटकार लगी है, गौरव भाटिया उसका भी जिक्र करते, आज ही मद्रास हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसका भी जिक्र करते। ठीक है, मैं महाराष्ट्र पे बात करूंगी ना, मैं जा रही हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं गौरव भाटिया, क्या बात कर रहे हैं गौरव भाटिया? पूछ रही हूँ ना मैं, अरे मैं पूछ तो रही हूँ, आप मौका देंगे तभी तो मैं पूछूंगी ना सर। आप मौका दीजिए, मैं पूछ रही हूँ, लेकिन कम से कम आप भी देखिए कि आपके जो शासक राज्य हैं वहाँ की स्थिति क्या है। रागिनी नायक बताइए, वो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं सबसे ज्यादा भयावह स्थिति तो वहीं की है। ठीक है, रागिनी नायक जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली टिप्पणी डॉक्टर मलिक की बात पे मैं करना चाहूंगी। उन्होंने एक बहुत ही सकारात्मक पहलू हमें दिखाया और ये कहा कि घबराने की बात नहीं है, अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है तो हम कोरोना से लड़ सकते हैं, विजय भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि ये जो मौतें हो रही है देश में, जिनका नंबर लगातार बढ़ रहा है, ये असल में कोरोना के, सिर्फ कोरोना के कारण नहीं है, असली कारण ऑक्सीजन की कमी है। और वो तब है जब हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्रोड्यूसर देशों में से है। ये हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए। सकारात्मक बात करने की मुझे यहाँ पर एक सलाह दी गई, तो मैं जरूर सकारात्मक बात करूंगी। आप देखिए कि केजरीवाल सरकार जो 526 करोड़ रुपया 1 साल में खर्चती है, ऑक्सीजन का प्रबंधन नहीं कर पाई। केंद्र सरकार मोदी जी जो 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा को बनाना चाहते हैं, वो मैं बता रही हूँ। आज आप शांति रखिए, बीच में मत बोलिए, मैं बहुत शांत हूँ। मोदी जी सेंट्रल विस्टा 20,000 करोड़ रुपया देकर बनाना चाहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक सिलेंडर का इंतजाम नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ की सरकार 2,707 मेट्रिक टन ऑक्सीजन भेज चुकी है। महाराष्ट्र एक बार महाराष्ट्र पर भी रागिनी नायक, हिम्मत नहीं है इनकी बोल दे महाराष्ट्र। चित्रा जी, आप मौका देंगे हमें कि नहीं देंगे? सरकार की प्रवक्ता है, केवल और केवल शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी को बताइएगा, किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तथाकथित किसान वो भी। अभी चित्रा जी इनसे पूछिए, देश के लोगों को
महाराज ने प्रेस सबसे ज्यादा कॉन्फ्रेंस वैक्सीन करने किया का है, समय फ्रंटलाइन ये ठीक है, अब जरा हम निकलते हैं इससे। ठीक है, रागिनी नायक, मुझे लग रहा था कि वैक्सीनेट किया महाराष्ट्र का है जिक्र भी करना चाहिए था, और वो कब क्योंकि किया वक्त की कमी है। जब राघव चड्ढा का भी गुजरात ठीक है, मैम तब जब समझ कि गई आपकी गुजरात बात। में आप भी इनका दूसरों फेडर पर डाउन निशाना कर साधेंगे, अपनी पार्टी के राज्यों की बात इनको नहीं म्यूट कर करेंगी। दीजिए। ठीक है मैम, छोड़ दीजिए गुजरात। आप बताइए ना महाराष्ट्र चमक रहा है कि नहीं? आप बताइए ना महाराष्ट्र में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? आप क्यों दूसरे के राज्यों की देख रही है? नहीं, आप अपनी बात कीजिए ना, आप अपनी बात कीजिए राघव चड्ढा। ठीक है, सरकारों की गलती है। नहीं ठीक है, ठीक है राघव चड्ढा मैम, वक्त की कमी है, आप खुद समझती हैं, आप खुद समझती हैं। ठीक है, भेज रही है आगे, उसके लिए भी तो बात करके दिखाइए। उनका फेडर डाउन कर दीजिए, नहीं तो बात नहीं हो पाएगी। जो सरप्लस ऑक्सीजन भेज रहे हैं, देखिए, हरियाणा ऐसा कह रहा है कि राघव चड्ढा ठीक है मैम, हो गई आपकी बात, ये गलत सारी है बात कि मैं कर मेरी रही हूँ। आवाज ठीक है दबाई जा रही ना, है। और आप लोगों से ये समझने की जरूरत नहीं है कि किससे क्या सवाल पूछना चाहिए। राघव जी, आपकी बात कोई नहीं दबा रहा, अब मैं और जवाब आपकी दे बात दूं? तो कैसे दबाया जा सकता है? हर जगह आप ही आप दिखाई दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में, बाकी जगहों पर भी। लेकिन ये बताइए, ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी कैसे दुरुस्त कर ली जाएगी? इसके बारे में कुछ आश्वासन देंगे आप? डॉक्टर अभी मलिक भी जो सवाल बार बार आप लोगों से पूछ रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब ने भी बड़ी जरूरी बात कही कि जब ऑक्सीजन 700 मीट्रिक टन दिल्ली की ऑक्सीजन की मांग है, प्यास है, और 300 मीट्रिक टन भी केंद्र सरकार हमें नहीं दे रही है, तो ये सवाल तो खड़ा होता है। और आज हम यही सवाल किसी को डराने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, केंद्र सरकार को इसलिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी उनकी है। अब ये लोग राजनीति करते हैं शुद्ध रूप से, कहते हैं प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, कोविड से लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी तो 2-2 लाख लोगों की रैलियां बंगाल में कर रहे थे, जब 2 लाख लोग रोज हिंदुस्तान में संक्रमित हो रहे थे। आपको जान के अचंभा होगा, बंगाल में इस समय संक्रमण की दर 45% हो गई है। क्यों? क्योंकि भाजपा के नेता वहां सिर्फ रोड शो और रैलियां कर आए हैं। यह है इनका जिम्मेदार रवैया। रैलियों में बिना मास्क के जाते हैं, वर्चुअल मीटिंग में कैमरे के सामने मास्क पहन। जब वो बंगाल में रैलियां कर रहे थे, उस समय दिल्ली में आप तैयारी कर लेते, आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी दुरुस्त करती। कैसी बातें कर रहे हैं आप राघव चड्ढा जी? वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक के लिए जाना है, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, वरना आप बोलेंगे कि आपको टाइम नहीं दिया। चित्रा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ये बिल्कुल गलत है। चित्रा बोलिए रागिनी, एक सेकंड, उनकी बात पूरी हो जाए। आप खाली गौरव भाटिया एक सेकंड रागिनी, उनकी बात पूरी हो जाएगी, उनकी बात पूरी हो जाएगी। मैं जवाब देना चाहता हूं उनके आरोपों का। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्लांट नहीं बने। क्या इन्होंने बताया कि पीएम केयर फंड से हजारों करोड़ों रुपए ये प्लांट बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हजारों करोड़ों रुपए का गबन कर लिया। वक्त की मेरे पास कमी है, इतना ही वक्त इजाजत दे रहा है, लेकिन कम से कम मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक दलों को इस समय अपनी राजनीति पीछे छोड़कर एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें, क्योंकि हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति की जान बहुत कीमती है। ऐसे में ओछी राजनीति किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देती। ये ब्लेम गेम से बाहर निकल जाने का वक्त है, ये वक्त है तैयारियों का, आगे बढ़ने का, ताकि एक एक सांस को हम बचा सके। जिंदगी जिस तरह से हमारी और आपकी आंखों के सामने दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था आपसे, क्या बेकाबू कोरोना को रोकने के लिए जितने कदम अब तक उठाए गए हैं वो नाकाफी हैं? इस पर देश भर से हमें जवाब मिले हैं। 86% लोगों ने हां में जवाब दिया है, जबकि 14% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती हुई चली जा रही है। ऐसे में बहुत जरूरी है युद्ध स्तर पर हालात को संभालना, ताकि जिंदगियों को बचाया जा सके। दंगल में आज के लिए बस इतना ही।